नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर किसी पति के खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है, गलत जानकारी देकर हो गया है या जो भी साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए हैं वो गुमराह किए गए हैं, न्यायालय को सही तथ्यों के आधार पर किसी का मेंटेनेंस नहीं बंधा है, गलत आधार पर मेंटेनेंस बंध गया है या पत्नी ने शादी कर ली है मेंटेनेंस बनने के बाद या उसके बाद वो जॉब करने लगी है, तो क्या पति के पास विकल्प है अपना मेंटेनेंस कम करवाने का या बंद करवाने का, और अगर है तो किस धारा के अंतर्गत है, उसका क्या प्रोसीजर है, इसी पर चर्चा करेंगे। तो कृपया पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर किसी को अपना मेंटेनेंस बंद कराना है या कम कराना है तो उसके लिए कानून का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है और किस धारा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसकी डिटेल में जानकारी के लिए हमें सीआरपीसी के सेक्शन 127 के बारे में जानना होगा, साथ ही साथ क्लॉज 2 को पढ़ना होगा ताकि डिटेल में विस्तृत जानकारी हमें मिल सके। यह सेक्शन उन लोगों के लिए उपयोगी है जो पति अपने पत्नी को मेंटेनेंस दे रहे हैं और उन्हें बंद करवाना है या मेंटेनेंस कम कराना है, उसकी कुछ भी वजह हो, अगर उनके पास सबूत है। जिस टाइम न्यायालय में उनका मुकदमा चल रहा था उस समय उनके पास प्रूफ नहीं था, वो नहीं प्रूफ कर पाए या जल्दबाजी में या लापरवाही की वजह से ऐसा फैसला हो गया और पति चाह रहे हैं कि अब उनका मेंटेनेंस कम किया जाए क्योंकि जिस ग्राउंड पे मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है वो सही नहीं था, गलत ग्राउंड पर गलत सबूत पेश किए गए थे न्यायालय में, या मेंटेनेंस बनने के बाद उनकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, या उनकी पत्नी ने मेंटेनेंस के बाद जॉब कर लिया है, या उनकी कमाई के हिसाब से या पति की कमाई के हिसाब से बहुत ज्यादा मेंटेनेंस दिया जा रहा है। इन्हीं सब वजहों से अगर किसी को अपना मेंटेनेंस कम करवाना है पति को या बंद करवाना है किसी आधार पर, तब वो इस सेक्शन का यूज कर सकते हैं, वो भी बिना हाई कोर्ट गए। एक विकल्प तो आप लोगों को बताया जाता है कि अगर यहाँ से ऑर्डर हो गया है तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं उसके लिए, लेकिन इस सेक्शन का यूज करके आप बिना हाई कोर्ट गए मेंटेनेंस कम करवाने का आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके लिए आपको साक्ष्य की जरूरत होगी। अगर आपके पास सबूत हैं, जो भी जिस ग्राउंड पर भी जिस आधार पर आप मेंटेनेंस कम करवाना चाहते हैं, अगर वो प्रूफ हैं आपके पास तभी आप आवेदन करें, अन्यथा आपकी मेहनत खराब जाएगी। तो अगर इस तरह की आपकी कोई क्वेरी थी, आपने मुझे मैसेज करके पूछा था, या इस तरह की किसी समस्या से जूझ रहे हैं आप और चाहते हैं कि आपको इसका मार्गदर्शन मिले, कोई रास्ता बताया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। कृपया पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। इसके साथ ही एक निवेदन करूंगी कि इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी महिला का भरण पोषण बंद कराना नहीं है, किसी पत्नी को परेशान करना नहीं है। सिर्फ ये एक सेक्शन है जिसका अगर कोई गलत यूज करके मेंटेनेंस लगवा लिया है या पति की इनकम ज्यादा दिखाकर लगवाया है या खुद कमाती है और अपनी इनकम छुपाई गई है, या कोई भी या किसी भी तरह का पति के साथ धोखा हुआ है, या न्यायालय में गलत साक्ष्य पेश करके मेंटेनेंस बनवा लिया गया है और उस टाइम पति असमर्थ था प्रूफ करने में, तब ही उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है। यदि कोई महिला अपने पति के मेंटेनेंस पे डिपेंड करती है, उसके पास कोई आधार नहीं है अपना भरण पोषण करने का, वो कमाती भी नहीं है, दूसरी शादी भी नहीं की और ना कोई और सहारा है, तो कृपया इस सेक्शन का यूज ना करें। क्योंकि अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, अगर आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, तो आप न्यायालय में जाकर अपना और न्यायालय का समय खराब ही करेंगे, अपना एफर्ट वेस्ट करेंगे।
कोई रिजल्ट हाथ नहीं आएगा। यदि किसी भी तरह का प्रूफ आपके पास है, जो मैंने इस वीडियो में बताया है, कि आप साबित कर सकते हैं कि आप क्यों कम करवाना चाहते हैं, क्या स्ट्रांग रीजन है आपके पास मेंटेनेंस कम करवाने का, या क्या स्ट्रांग रीजन है मेंटेनेंस बंद करवाने का, उसके लिए भी जो आधार बताया है, अगर उनमें से कोई आधार है तभी आप न्यायालय में जाएं। बेवजह परेशान ना करें, ना न्यायालय का समय खराब करें। यदि कोई महिला पुरुष पर ही आश्रित है तो ये उसका हक और अधिकार भी है कि उसे पति से मेंटेनेंस दिलाया जाए, और पति को देना भी चाहिए। किसी भी महिला को गुजारे भत्ते के लिए अगर वो असमर्थ है तो उसे जरूर देना चाहिए, उसे बंद ना कराएं। तो अब हाई कोर्ट में ही जाकर नहीं, इन आधार पर आप फैमिली कोर्ट से भी आवेदन करके मेंटेनेंस बंद भी करवा सकते हैं और कम भी करवा सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या ग्राउंड है और किस ग्राउंड पर आप न्यायालय में आवेदन करते हैं मेंटेनेंस बंद कराने के लिए या खत्म कराने के लिए। अगर आपके पास स्ट्रांग बैकग्राउंड है आप पे और आपको 20,000 मेंटेनेंस अपनी वाइफ को देना पड़ रहा है मजबूरन, तो आपके पास कुछ बचता भी नहीं है। आपको भी अधिकार है अपने परिवार के हक के लिए लड़ने का, अपने खिलाफ जो भी हुआ है, अपने खिलाफ जो भी फैसला हुआ है उसमें न्याय पाने का। तब आप इस सेक्शन का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना प्रूफ जरूर तैयार रखें, क्योंकि बिना प्रूफ के आप इसमें सफल नहीं हो। पुनर्विचार के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें सुनवाई होने के बाद अगर न्यायालय को लगता है या माननीय जज साहब को लगता है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सही नहीं था या जिस आधार पर किया गया था वो गलत था, तो एक बार फिर से विचार करके आपका मेंटेनेंस कम भी कर दिया जाता है, या अगर बंद होना है तो बंद भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस ग्राउंड कि आपने क्या एविडेंस दिए हैं और आपने न्यायालय में क्या आवेदन किया है। दोनों तरह के आवेदन के लिए सीआरपीसी के सेक्शन 127 का ही यूज करना होगा। ना दें बिना किसी स्ट्रांग ग्राउंड के। अगर आप इसका यूज करना चाहेंगे तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। वीडियो में जैसा मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको किस किस ग्राउंड पर इसमें आवेदन का मौका मिलता है, और आवेदन करने के बाद जरूरी नहीं है कि आपका आवेदन एक्सेप्ट हो गया है तो फैसला आपके हक में हो, आपका मेंटेनेंस कम ही हो जाए या बंद ही हो जाए। अगर न्यायालय को लगता है कि जो भी सबूत आपने पेश किए हैं वो पर्याप्त नहीं है तो फैसला आपके हक में नहीं भी होगा। इसीलिए बेवजह एफर्ट ना करें। अगर सच में आपके साथ नाइंसाफी हुई है, गलत हुआ है कि आपकी कमाई को बढ़ा चढ़ाकर दिखाकर ज्यादा मेंटेनेंस बंधवा लिया गया है, या आपकी पत्नी कमाती थी पहले से ही और उन्होंने अपनी कमाई छुपाई है, बताया नहीं है न्यायालय में, एफिडेविट में भी गलत लिख दिया है उन्होंने, या अगर मेंटेनेंस बंद भी गया है और पत्नी ने बाद में नौकरी कर ली मेंटेनेंस बंदने के बाद, या बाद में कुछ सालों बाद शादी कर ली, तब वो इस सेक्शन का यूज करके मेंटेनेंस बंद करवा सकते हैं या कम करवा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि अगर आपकी पत्नी ने जॉब कर लिया है तो आपका मेंटेनेंस कम हो सकता है या बंद भी हो सकता है। अगर उन्होंने शादी कर ली है तब आपका मेंटेनेंस बंद हो सकता है। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि मेंटेनेंस मेरा बंद गया है और मैं मेंटेनेंस दे नहीं पा रहा हूँ और मैं क्या करूँ, गलत मेंटेनेंस बांध दिया है। तो देखिए, जो भी आपके खिलाफ फैसला हुआ है, मेंटेनेंस ज्यादा हुआ है या कम हुआ है, आप अगर उससे भागेंगे कि आप न्यायालय में जो भी पैसा आपको कहा गया है वो जमा नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे करके इकट्ठा होता जाएगा और जो कोर्ट का ऑर्डर है वो आपको पे तो करना ही है। उससे भाग कर बच कर आप नहीं रह पाएंगे, आपको देना ही पड़ेगा। तो ये बेटर ऑप्शन आपके लिए है कि अगर आपके खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है और आपके मन में कहीं से भी लग रहा है कि गलत हुआ है जो भी हुआ है, इन बताए गए तथ्यों के आधार पर जो भी मैंने इस वीडियो में बताया, अगर इनमें से कुछ भी ग्राउंड आपके पास है तो आप परेशान होने के बजाय, भागने के बजाय और डिले करने के बजाय कि आपका मेंटेनेंस बढ़ता जाए और आपके खिलाफ वारंट इशू हो जाए, सम्मन इशू हो जाए, तो आपको की परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। आप यही कर सकते हैं कि अगर कुछ हुआ है तो उसके खिलाफ आवेदन करें और उसे कम कराएं या बंद कराएं। आपके पास ये विकल्प है।
लेकिन भागना या बचना या उसे इग्नोर करना या ये सोचना कि मेंटेनेंस हो गया है और मैं नहीं दूंगा, ऑर्डर हो गया है मेंटेनेंस का और मैं नहीं दूंगा, मैं भागकर बच जाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी और नासमझी भी होगी। क्योंकि जब कानून आपके हित में भी बना है, आपको भी मौका दिया जा रहा है, तो जो कुछ आपके साथ बुरा हुआ है या गलत हुआ है उसे आप साबित करिए न्यायालय में और फैसला अपने हक में करवाइए, उससे भागिए नहीं। अगर भागते हैं तो आप अपनी समस्याएं और बढ़ा लेते हैं, अपना केस खराब कर लेते हैं और फिर उसे सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब आप के खिलाफ न्यायालय में कोई भी इस तरह का कोई भी केस पड़े, चाहे वो मेंटेनेंस का हो या डीवी का हो या कोई भी मामला हो, तो सबसे पहले उसके लिए जो सुटेबल एक वकील हो आप उसे हायर करें। एक अच्छा वकील रखें, उनसे सलाह लें, परामर्श लें, अपनी समस्याएं बताएं और जो भी आपके पास सबूत हैं उससे संबंधित वो उनके पास रखें, उनको दें। तभी तो आपके हक में फैसला हो पाएगा और आप साबित कर पाएंगे कि आपके खिलाफ आप पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो झूठे और बेबुनियाद हैं। लेकिन होता क्या है कि लोग जब नोटिस आती है कोर्ट से तो उसको इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते और अपना केस खराब करते चले जाते हैं। और जब फैसला उनके खिलाफ हो जाता है तो कानून का दोष, वकील का दोष और रिश्तेदारों का दोष और पुलिस का दोष ये कहना शुरू कर देते हैं। ये कोई समझदारी नहीं है। अगर आप अपनी समस्याएं बढ़ाना नहीं चाहते, खत्म करना चाहते हैं और फैसला अपने हक में चाहते हैं, तो जब समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आपके खिलाफ शिकायत होती है, तभी से अगर आप सीरियस हो जाएं, शांत दिमाग से सोचें और अपने पक्ष में जो भी आपके सबूत हैं उसे न्यायालय में या पुलिस के पास पेश करें, तो आप काफी हद तक बहुत ही जल्दी अपने इस मामले से बाहर आ सकते हैं, मैटर को सुलझा सकते हैं आसानी से और बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके कई बार पूछा था कि मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है पर उनकी वाइफ नौकरी करती हैं या उनकी वाइफ ने ज़्यादा सैलरी बताकर न्यायालय से में मेंटेनेंस ज़्यादा बंधवा लिया था, उनकी इतनी इनकम भी नहीं है, या उनकी वाइफ ने बाद में शादी कर ली वो, लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं है। वो प्रूफ कैसे करें कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली? प्रूफ तो करना पड़ेगा क्योंकि न्यायालय बिना प्रूफ के आपकी बात को समझेगी नहीं, मानेगी नहीं। तो अगर जब भी आप कोई भी अपील में जाते हैं या आप कोई आवेदन करते हैं तो साबित तो आपको ही करना पड़ेगा कि आप किस आधार पर इन बातों को कह रहे हैं। उसे कैसे गलत साबित करेंगे? न्यायालय ने जो फैसला किया है वो सही नहीं है या मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, उसको साबित करने के लिए मेरे पास कोई आधार तो होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए। तो अगर आपके पास प्रूफ है तब आप जरूर आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई बातें आपके लिए यूजफुल होंगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं या कोई आपके पास या कोई लीगल सवाल है तो आप मुझे ईमेल, मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं वीडियो में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रहती हूँ। संपर्क के अन्य माध्यम भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे या फेसबुक पर भी A to Z कानून के नाम से या रेणु शुक्ला के नाम से फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।